औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। टाइप्स ऑफ इफेक्ट में हम जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, यानी किस तरह अगर एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ अटैच हो, यानी मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन हो, तो आया इससे बेंजीन की जो फर्दर रिएक्टिविटी है, यानी नया जो ग्रुप आएगा, तो फर्स्ट ग्रुप की मौजूदगी में बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। इस टॉपिक का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर बेंजीन लेता हूँ, अनसब्स्टिट्यूट बेंजीन, यानी कोई ग्रुप इनके साथ फॉरेन ग्रुप अटैच न हो, तो ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड हम कंसंट्रेटेड इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर आपके पास जो होगा वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन और प्लस वाटर। अब जब नाइट्रोबेंजीन अटैच हो और इसके हम फर्दर नाइट्रेशन करते हैं, तो आया नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में जो दूसरा इनकमिंग यानी दूसरा नाइट्रो ग्रुप आएगा, आया ये नाइट्रो ग्रुप ये इस आने वाले ग्रुप को फैसिलिटेट करेगा, इसकी रास्ते में रुकावट बनेगा। अब चूंकि नाइट्रो ग्रुप जो है ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, यानी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। इस तरह हमने पहले स्ट्रक्चर में ये बात साबित कर दी कि नाइट्रो ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पर अब ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पर होगा, यानी ये नाइट्रिक एसिड, लेकिन टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, यानी टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, तब जाकर ये रिएक्शन जो है पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर वजह है कि नाइट्रो ग्रुप ने रिंग को डीएक्टिवेट किया, यानी इस टेम्परेचर पर अब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर बनेगा। अब हमें मालूम है कि नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है? मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मीटा यानी मीटा डाई नाइट्रो बेंजीन बनेगा। मीटा डाई नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, यानी 1 इस तरह 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन भी कह सकते हैं इसको, इन नंबर की लिहाज देखें। अब और प्लस H2O। अब इस नाइट्रो ग्रुप को मैं कंपेयर करता हूं हाइड्रोक्साइड के साथ। सपोज बेंजीन के साथ हाइड्रोक्साइड अटैच हो, जिसको हम फिनोल भी कह सकते हैं, फिनोल। अब फिनोल जो है ये कहते हैं रिंग एक्टिवेटर ग्रुप, यानी ये रिंग को फर्दर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करता है। किस तरीके से? यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसकी मौजूदगी में रिंग पर और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। बेंजीन के साथ ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन जब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर उसको पुश किए जाते हैं हाइड्रोक्साइड की तरफ से, तो फिर बेंजीन के ऊपर फर्दर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा था कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ये रिएक्शन हो रहा था कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन ये रिएक्शन अब पॉसिबल है रूम टेम्परेचर पर, और बेशक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करें। डाइल्यूट पर हल्का, जिसमें पानी ज्यादा हो तो बने। अब हमें मालूम है कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है कौन सा डायरेक्टिंग है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये मीटा और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी दूसरा NO2 आएगा। याद रखिए दोनों बनेंगे, आर्थो बनेगा और पैरा, यानी इसको कहेंगे आर्थो नाइट्रो फिनोल, इसका पैरा नाइट्रो फिनोल
यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस करता हूँ, +2 वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखिए, जब फिनोल के साथ नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हालत में रिएक्शन कर रहा है, लेकिन बेंजीन जो है, बेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड जब रिएक्शन कर रहा है तो कौन सा नाइट्रिक एसिड? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। और यहाँ पर जब हम नाइट्रोबेंजीन लेते हैं तो नाइट्रोबेंजीन के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम इन तीनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करें तो हम कहते हैं फिनोल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन, एंड बेंजीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन। वजह है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बढ़ा जाता है, कहते हैं रिंग एक्टिवेटर ग्रुप। तो फिनोल जो है, फिनोल इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन। और ये चीज आपको रिएक्शन कंडीशन से भी वाज़ेह क्लियर है। अब अगर बेंजीन के साथ दो नाइट्रो ग्रुप हो, सपोज एक नाइट्रो ग्रुप और दूसरा नाइट्रो ग्रुप भी मीटा पोजीशन पर होता है, जो नाइट्रो ग्रुप जो है ये मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब एक और नाइट्रिक एसिड आ रहा है, एक और नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, तो ये नाइट्रिक एसिड इसके लिए कंडीशन और सख्त करेंगे। यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में होगा, ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होगा। और यहां पर जब हम, तो यहां पर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। यानी व्हाट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? SO3 प्लस H2SO4। इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। तो यहां पर अब हमने कंडीशन को और सख्त कर दी है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्शन यहां पर नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रहा था, तो हमने कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया? कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया था। फिर जो हमने एक नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया बेंजीन के अंदर, तो हमने यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज किया और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम बेंजीन की डाइनाइट्रोबेंजीन की फर्दर नाइट्रेशन करते हैं, यानी हम उसको पॉली सब्स्टिट्यूटेड बनाते हैं, तो फिर इस रिएक्शन कंडीशन को और सख्त बनाते हैं, यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पर ये रिएक्शन फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी मौजूदगी में, यानी पहले कह चुका हूं कि नाइट्रो कौन सा डायरेक्टिंग है? मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो एक नाइट्रो ग्रुप यहां अटैच होगा और इसके लिहाज से ये जो है ये मीटा पोजीशन है। तो 1 2 3 4 5 और 6 याद रखिए, जब बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूट हो तो हम आर्थो पैरा और मीटा का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थो पैरा मीटा ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं नोमेनक्लेचर में। लेकिन अगर बेंजीन ट्राई सब्स्टिट्यूट हो यानी पॉली सब्स्टिट्यूट हो तो फिर हम नंबरिंग करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर नंबरिंग किया है। यहाँ पर हम फिर आर्थो पैरा और मीटा कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन और प्लस H2O, प्लस H2O। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, ये टेबल 1 पेज नंबर 174 पर मौजूद है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले बाद का स्टूडेंट सवाल करते हैं, आपके बुक में पेज नंबर 172 पर इस तरह 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। बाद का स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में ये दोनों, ये स्ट्रक्चर हो या ये स्ट्रक्चर हो, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो और जो नेक्स्ट इनकमिंग जो है यूट्रोफाइल आ रहा हो वो अगर आर्थो पर अटैच हो जाए या वो यूट्रोफाइल पैरा पर अटैच हो जाए, तो ये से जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर दोनों वजह के हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर्थो भी
ऑटो डायरेक्टिंग भी है और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बीदी के साथ अटैच हो और नया ग्रुप जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप हो वो मीटा पर अटैच हो जाए तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो थोड़ा सा मैं स्टूडेंट को गाइडलाइन देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टाइम की कमी की वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा अब गाइडलाइन दे रहा हूँ कि ये दो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर, ये दोनों तकरीबन सेम स्ट्रक्चर है। वजह कि हाइड्रोक्सिल आर्थो भी है और पैरा भी है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इनके मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। इसकी वजह है कि इसके लिए अगर आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए, इसके लिए कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनके लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर बनेगी एज कम्पेयर टू दिस वन। इनके लिए मेरे ख्याल में 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं, इनके लिए 3 बनते हैं। तो जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतना वो मॉलिक्यूल या वो आयन जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इनके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। और जितना आप एक स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे इतना वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों के लिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं। यानी यहाँ पर इनके अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो और नया ग्रुप आ रहा हो आर्थो पर और पैरा पर, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी आर्थो और पैरा पर बढ़ जाती है। तो इनके लिए यानी जिनके जो अगर हम पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाते हैं। मैक्सिमम यानी इलेक्ट्रॉन की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा इस पर आप ट्राई करें, इनकी स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, इन दोनों के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। दैट इज वाई दीज टू स्ट्रक्चर्स which are of equal stability, they are more stable as compared to this structure। यानी अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो जो नया ग्रुप आया गया सपोज वो अगर मीटा पर अटैच हो जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। और ये कि स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कम होती है और मैक्सिमम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर डिस्टेबल है। अब मैं आ जाओ तो पेज नंबर 174 पर जो अक्सर इम्तिहान पूछते हैं, थोड़ा सा मैं बुक का सहारा लेता हूँ ताकि मैं बुक के साथ अब मैच करूँ। और आप भी पेज नंबर 174 निकालें और यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह एक ग्रुप जो है एक सब्स्टिट्यूएंट जो है बेंजीन के रिंग को एक्टिवेट करता है और या डीएक्टिवेट करता है, और किस तरह एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आर्थो और पैरा बनते हैं और किस तरह वो मीटा बनता है। तो इनके लिए भी कुछ रीजन हो सकता है। तो बहरहाल इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। ये पेज नंबर 174 है, ये जरा हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो पेज नंबर 174 आप निकालें। इसमें 2 किस्म के ग्रुप आपको मिलेंगे। एक ये पेज नंबर 174 है, रिंग डीएक्टिवेटर और रिंग एक्टिवेटर। रिंग एक्टिवेटर का मतलब ये है कि वो ग्रुप्स जो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं रिंग की तरफ, तो कहते हैं रिंग एक्टिवेटर। और रिंग डीएक्टिवेटर जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ और, जैसे हमने हाइड्रोक्सिल में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन पुश करता है रिंग की तरफ, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, रिंग एक्टिवेटर होगा। लेकिन इसके मुकाबले नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन भी ड्रा करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है रिंग से, तो नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेटर होगा। तो पहला ग्रुप जो है वो रिंग एक्टिवेटर की तरफ पहले आते हैं। पहला ग्रुप है OR, और OR का मतलब है अल्काक्सी ग्रुप। यानी अगर हम इस तरह एक एग्जांपल ले लें तो आपको ये बिल्कुल सेम है। इस तरह जहां पर इस लगा ले तो इसकी जगह यहां पर R है, यानी अल्काक्सी ग्रुप। सपोज आपकी बुक में एग्जांपल मौजूद है, ये इसका नाम है मिथाइल फिनाइल ईथर। बेसिकली ईथर है, यानी 2 कार्बन के दरमियान अगर ऑक्सीजन आ जाए दैट का ईथर, लेकिन इसका नाम होगा इनिसोल। और एकदम पेपर में आ चुका है कि व्हाट राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ इनिसोल। इनिसोल इसका एक नाम है। बात क्या बनने का है, मिथाइल फिनाइल ईथर। तो जिस तरह हाइड्रोक्सिल में यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है, इस तरह वाटर में होता है, इस तरह यहाँ भी 2 लोन पैरा इलेक्ट्रॉन। तो OR का ये मतलब है, या इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है और ब्यूटाइल भी हो सकता है। बहरहाल ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिंग पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी ये रिंग को एक्टिवेट करेगा। और याद रखिए मिथाक्सी ग्रुप जो है या ये अल्काक्सी ग्रुप, मिथाक्सी हो, इथाक्सी हो, प्रोपाक्सी हो, जो भी हो, लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। कहाँ पर, इस तरह OH में है,
यहाँ पर आर्थो पर और पैरा पर। तो ओ आर जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो ग्रुप आर्थो होगा वो पैरा भी होगा, जो पैरा होगा वो आर्थो भी होगा। तो ओ आर की मौजूदगी में रिंग जो है एक्टिवेट हो जाता है। और और कौन सा ग्रुप है? अल्काक्सी ग्रुप, यानी मिथाक्सी, इथाक्सी, प्रोपाक्सी। तो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो C6H5, C6H5। इसका फिनाइल, बेशक इसको फिनाइल बेंजीन कह दें, लेकिन याद रखिए अल्काइलो या फिनाइल, फिनाइल इज रेडिकल बेंजीन। जिस तरह मीथेन का रेडिकल मिथाइल कहलाता है, इथेन का रेडिकल इथाइल कहलाता है, लेकिन याद रखिए बेंजीन का रेडिकल बेंजाइल नहीं कहलाता। बेंजाइल इज समथिंग डिफरेंट, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस वक्त एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज बेंजाइल। यहाँ पर ये फिनाइल है। तो फिनाइल जो है, जिस तरह हाइड्रोक्सिल इलेक्ट्रॉन ओ इलेक्ट्रॉन दे रहे के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। ये इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन पुश करता है। इनके पास अपने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, यानी ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो कार्बन और इस कार्बन के दरमियान से इसको पुश करता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, फिनाइल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से आर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। बहरहाल इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो NHR। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना रहे तो बेंजीन के साथ हम डिस्कस करें। NHR, ये कौन सा मैन इमाइन है? ये हमारे पास प्राइमरी इमाइन है। ये अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और ये क्या? ये फिनाइल है। जिस तरह हम पढ़ते हैं CH3 NH और CH3 यानी डाई मिथाइल इमाइन। अगर इमाइन ग्रुप के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच हो, ये दो मिथाइल भी हो सकते हैं, दो इथाइल भी हो सकता है, एक मिथाइल हो सकता है, दूसरा इथाइल हो सकता है, इस तरह एक फिनाइल भी हो सकता है। इस तरह यहाँ ये फिनाइल है और ये मिथाइल है। आपका मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो, यानी बहरहाल एक फिनाइल है और दूसरा अल्काइल ग्रुप है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, यानी ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं। तो बहरहाल सर यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए एक की तरफ आते हैं। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिस तरह एमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इस तरह एमाइनो ग्रुप जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इनको दिए जाते हैं। तो इसकी मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है आर्थो पर और पैरा पर। तो इन अगर प्राइमरी इमाइनो, यानी अगर ये अमाइनो ग्रुप जो है बेंजीन के साथ अटैच हो जिसको प्राइमरी इमाइन, अगर प्राइमरी इमाइन अटैच हो या सेकेंडरी इमाइन अटैच हो, तो इसकी मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। कहाँ पर? आर्थो एंड पैरा पर। तो प्राइमरी इमाइनो ग्रुप जो है, ये प्राइमरी इमाइन जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। वजह ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है जो रंग को, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सेकेंडरी इमाइन। सेकेंडरी इमाइन यानी फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन है और ये हमारे पास R2N का मतलब क्या है? ये N, ये R और ये R, यानी ये दोनों मिथाइल हो सकते हैं। ये दो मिथाइल या दो इथाइल या एक मिथाइल दूसरा प्रोपाइल जो भी हो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिस तरह एमोनिया में है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को दिए जाते हैं। तो इससे बेंजीन की रिएक्टिविटी अब और बढ़ जाती है और इसकी मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है आर्थो पर और पैरा पर। तो हम इसको कहेंगे कौन सा ग्रुप है? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। इसके बाद C3 मिथाइल ग्रुप। बुक में सिर्फ यहां पर मिथाइल दिया हुआ है। मिथाइल के अलावा इथाइल भी हो सकता है। मिथाइल याद रखिए, जितनी भी अल्काइल ग्रुप है दे
create positive inductive effect. What is the inductive effect? The transmission of electron within sigma chain. अगर सिग्मा चेन के अंदर, याद रखें ये कंजुगेशन से या रेजोनेंस फिनोमेना से डिफरेंट है। इंशाल्लाह किसी वक्त इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन सिग्मा चेन, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये अल्काइल ग्रुप चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, जितना हेवी ग्रुप होगा इतना ज्यादा इंडक्टिव फील्ड पैदा होगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव फील्ड ज्यादा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मिथाइल की जगह इथाइल हो तो इथाइल की मौजूदगी में बेंजीन की रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। अगर मिथाइल की जगह प्रोपाइल हो तो प्रोपाइल की रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है इथाइल के मुकाबले में और मिथाइल के मुकाबले में। तो बाहर ये पॉजिटिव इंडक्टिव फील्ड क्रिएट करता है, तो इससे बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि टर्बीन, अभी टर्बीन है तो टर्बीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन। तो मिथाइल ग्रुप जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। हमेशा याद रखिए बेंजीन की तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन धकेलेगा या इलेक्ट्रॉन देगा वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है OH, तो एक बात तो हम डिटेल से पहले जिक्र कर चुके हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बना चुके हैं, लेकिन फिर चूंकि आपके पास टेबल में मौजूद है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिनोल है, 12 यहाँ पर नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, रिंग को दिए जाते हैं, इसकी मौजूदगी में OH की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, कहाँ पर? आर्थो पर और पैरा पर। इसके बाद NH2 एमाइनो ग्रुप, NH2, जब NH2 आप बेंजीन के साथ अटैच करेंगे तो एनालीन, याद रखिए एनालीन। एक चीज मैं और वजाहत करता हूं, इससे पहले जो हम स्ट्रक्चर में हम दो चीज पढ़ रहे थे, इरेनियम आयन और फिनोनियम आयन, तो याद रखिए फिनाइल इट इज द रेडिकल ऑफ बेंजीन। तो फिनाइल के ऊपर जब चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा दैट कॉल्ड फिनोनियम आयन, और हम एरोमेटिक कंपाउंड को जनरली कहते हैं एरीन्स। क्या कहते हैं? एरीन्स। एरोमेटिक कंपाउंड आर जनरली नोन एरीन्स। जिस तरह हम ओपन चेन कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं, तो इस तरह हम एरोमेटिक कंपाउंड को एरीन पढ़ते हैं। तो बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो जब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किसी कार्बन के पावर, तो इसको कहते हैं एरीनियम आयन। कौन सा आयन? एरीनियम आयन। या फिनाइल से निकला फिनोनियम आयन, फिनाइल इज द रेडिकल ऑफ बेंजीन। तो फिनोनियम आयन और एरीनियम आयन ये दो लफ्ज जो है आपकी बुक में इस्तेमाल हो चुके हैं। ये एरीनियम आयन जो है निकला है एराइल से, एराइल मीन एरोमेटिक, आर एरोमेटिक कंपाउंड आर कॉल्ड एरीन्स। तो यहाँ पर NH2 जो है ये मॉलिक्यूल का नाम है एनालीन। इनालीन में यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन है, रिंग को दिए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है आर्थो पर और पैरा पर। इनके वही रूल है जो OH के लिए हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रा किए थे। इसके बाद रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप, यानी वो ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले नेगेटिव। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ मैं बाद में आगे मैं आऊंगा कि फ्लोरीन जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये नेगेटिव इंडक्टिव फील्ड पैदा करता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन इसके बावजूद ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आपकी बुक में तो लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन थोड़ी सी मुझे वजाहत करनी पड़ेगी कि वजह क्या है इसकी खास। बहरहाल पहला ग्रुप जो है नेगेटिव NO2 का जिक्र मैं पहला कर चुका हूं। अगर ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाए तो क्या कहलाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या कहलाएगा? नाइट्रोबेंजीन। और ये स्ट्रक्चर मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूं, मैंने ड्रा किया है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहाँ कम हो जाती है? आर्थो पर, यहाँ पर, यानी दूसरा ग्रुप जो आएगा तो यहाँ अटैच नहीं हो सकेगा, और पैरा पर। तो नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में अगर कोई और इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ बीटा पर अटैच होगा। वजह है कि नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन कहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है? आर्थो पर और पैरा पर। तो इसी वजह से हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप को मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और साथ साथ हम ये रिंग डीएक्टिवेटर है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसके बाद CHO है। CHO का मतलब है अल्डिहाइड ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप, तो फॉर्माइल भी कहते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर के साथ बेंजीन के साथ इनकी मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। तो ये मेरे पास अल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर पोलरिटी है, कार्बन C के दरमियान जो पाई बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ।
तो जब ये शिफ्ट हो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो आपका कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक बन गया। अब ये कार्बन क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और बिल्कुल वही कंडीशन पैदा हो जाएगी जो नाइट्रो ग्रुप के साथ पैदा हो रही है। तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। कहाँ का पर, आर्थो पर और पैरा पर। और एल्डिहाइड या फॉर्माइल ग्रुप की मौजूदगी में जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है बिंदी की तरफ, वो हमेशा मीटा की तरफ आएगा। तो CHO या फॉर्माइल ग्रुप ये मीटा ओरिएंटिंग या मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, वजह है कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, डीएक्टिवेटर है। इसके बाद COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में अगर मैं स्ट्रक्चर की तरफ आ जाऊं, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना काफी यानी कंसेप्ट यहाँ से काफी अहम हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ रटा लगाना जो ये काफी है, काफी नहीं होता कि आप रटा लगा लें और कि ये कौन सा ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, इस तरह काफी नहीं होगा। मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH है, तो थोड़ा सा मैं कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर ड्रा करूं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कार्बन, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बन। याद रखिए इसको कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। और उसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक, कार्बो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन पर रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा यानी रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। कहाँ पर, आर्थो पर और पैरा पर। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये भी मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमेशा मीटा पर अटैच होगा। इसके बाद साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। यहां पर कार्बन नाइट्रोजन के में जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो सेम तरीके से जैसे ऑक्सीजन, यहाँ देख ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की शेप में और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये कार्बन रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम पड़ जाती है। कहाँ पर, आर्थो पर और पैरा पर। और अगर साइनाइड ग्रुप अटैच हो बिंदीन के साथ तो दूसरा ग्रुप कहाँ आएगा, मीटा पर। तो साइनाइड ग्रुप जो है ये कहलाएगा मीटा डायरेक्टिव ग्रुप या मीटा ओरिएंटिव ग्रुप और ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। इसके बाद सल्फोनिक ग्रुप यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम सुना होगा आप लोगों ने पहले, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रक्चर की तरफ आ जाऊं तो बेहतर होगा। SO3H याद रखिए, सल्फर जो है ये हेक्सावेलेंट है, 1 2 3 4 5 6। वजह कि सल्फर के पास डी सबशेल है तो ये हेक्सावेलेंट कंपाउंड बना सकते हैं। ऑक्सीजन के पास डी सबशेल नहीं है तो वह हेक्सावेलेंट कंपाउंड नहीं बना रहा। अब याद देखिए, किसी भी यहाँ पर या ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे ऑक्सीजन की तरफ या ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे, पाई इलेक्ट्रॉन कब शिफ्ट कर सकते हैं, सिग्मा को नहीं। तो बहरहाल अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम पड़ जाएगी आर्थो पर और पैरा पर। और अगर सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो बेंजीन के साथ तो जो नया इलेक्ट्रोफाइल अगर नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ अटैच होगा, मीटा पर। कहाँ पर, मीटा पर। इन्हों इसके बाद मैं आ रहा हूं COR। थोड़ा सा वजाहत कर ले तो बेंजीन के हवाले से, अगर मैं COR को यहां पर अटैच करूं तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन की पहचान क्या है, अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हो। और ये आपकी बुक में एग्जाम्पल मौजूद भी है, आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसीटोफेनोन अगर हम एक बना लें,
ये एसीटो ग्रुप है और ये फिनाइल है, और दोनों मिलकर कीटोन बनाते हैं, यानी एसीटो, ये एसीटो ग्रुप कल में अब इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। ये एसीटो ग्रुप है और ये फिनाइल है, तो एसीटो और फिनाइल मिलकर कीटोन बनाते हैं। वजह कीटोन की पहचान क्या है? अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन, यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, तो ये कीटोन है। तो यहाँ भी सेम पोजीशन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये पोलर है, यानी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट करें किसी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो अगर बुक इम्तिहान में आ जाए कि एसीटोफिनोल या ईटन पूछा जाए, या सपोज जो एमसीक्यूज हमारे आते हैं पेपर के अंदर, अगर इस तरह एसीटो ग्रुप आ जाए कि एसीटोफिनोल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू मीथेन और लेस रिएक्टिव, तो याद रखिए एसीटो ग्रुप एसीटोफिनोल इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू मीथेन। वजह है कि एसीटो ग्रुप भी ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, यानी रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। और एसीटो ग्रुप जो है ये भी मीटा डायरेक्ट ग्रुप है। एनीहो आपकी बुक में मौजूद है, तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। इसके बाद NH3 प्लस बिल्कुल इशारा है किस तरफ? एमोनियमाइन। NH3 था 1 2 3 NH3। नाइट्रोजन जब चौथा बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर कि वो पार चार्ज इस तरह एमोनियमाइन में होता है, तो जाहिर है नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसके ऊपर पार चार्ज भी प्रोड्यूस हुआ, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिल बन गया, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी आर्थो पर और पैरा पर। तो अगर NH3 प्लस के मतलब है अगर नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बनाएगा तो बेंजीन के साथ बनाएगा, हम बेंजीन के साथ उनकी अटैचमेंट कर रहे हैं, तो फिर नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोफिल बन जाएगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसके बाद COOR ये लड़का ईस्टर मैं यह स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, ईस्टर ग्रुप लगा दूं बेंजीन के साथ। याद है कि COOR यही वही मसला है। याद है कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल लेता हूं तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको और भी क्लियर हो जाए। इस तरह से बन जाएगा फिनाइल एसीटेट। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप पोलर ग्रुप है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पर यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा और रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी आर्थो पर और पैरा पर। और दूसरा ग्रुप आएगा वो कहाँ अटैच होगा? मीटा पर अटैच हो जाएगा। तो ईस्टर जो है ये भी मीटा डायरेक्ट ग्रुप है। इसके बाद जो